प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका ज्ञान दर्पण में। ज्ञान दर्पण के माध्यम से हम लोग हिंदी व्याकरण को सीख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोगों के सामने हिंदी के सामान्य प्रश्नोत्तरी के कुल 25 प्रश्नों को लाया हूं, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न आते हैं और उनका कठिनाई स्तर क्या होता है। तो यह प्रश्न पत्र सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, चाहे वह एसएससी की परीक्षा हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, यूपीपी की भर्ती हो, किसी भी भर्ती के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों को आज हल करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो पहले दिया है साप्ताहिक। साप्ताहिक में इसको शुद्ध होगा तो कुछ इस तरह से लिखा होगा, साप्ताहिक। साप्ताहिक। और इस तरह से नहीं लिखा है, इसलिए यह अशुद्ध हो जाएगा। बाकी वीणा एक वाद्य यंत्र है, यह शुद्ध है। वाष्प भी, जब पानी उड़ने लगता है, भाप को हम लोग वाष्प कहते हैं। सिंदूर, शादीशुदा औरतें जो मांग में भरती हैं उसे सिंदूर कहते हैं। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साप्ताहिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? हम लोग जानते हैं कि तालु से क्या बोला जाता है? छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान है। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठ से क्या बोलते हैं हम लोग? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो यहाँ पर छोटा ऊ को पूछा है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। बाकी कंठ से तो हमें पता ही है कि अ बोला जाता है और आ बोला जाता है, और दंत तालु से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न आ रहा है, मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? तो हम लोग जानते थे कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं, हम, हमारा, मैं, हम, हमारा, हमारी, मेरा, मेरी, यह सब किसके उदाहरण है? उत्तम पुरुष के। और मध्यम पुरुष में कौन आता है? मध्यम पुरुष में आता है तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये सब मध्यम पुरुष के हैं। और अन्य पुरुष क्या है? ये, वे, उसका, उसकी, उसके, ये सब अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। तो इसमें पूछा है मैं, तो मैं किस में आ रहा है? उत्तम पुरुष में। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तम पुरुष। सही उत्तर हो जाएगा उत्तम पुरुष। चलिए सवाल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का सही संधि विच्छेद होगा पो धन अन। पो धन अन। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें है अयाद संधि। अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पो धन अन। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। अगला प्रश्न, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समुच्चय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यह एक व्यंजन संधि है और इसका ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें लिखा है सम धन उत धन आय। समुच्चय का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी, सम धन उत धन आय होगा।
चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी? अध्यापिका, अध्यापकी। यह एक निरर्थक शब्द है। अध्यापका यह भी एक निरर्थक शब्द है। और अध्यापकी ये सार्थक शब्द है। इसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना। जब हम किसी को पढ़ाते लिखाते हैं तो उसी को बोला जाता है अध्यापकी। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं अध्यापकी कर रहा हूँ, शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह हो जाएगी अध्यापिका। प्रश्न नंबर 7, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले समास विग्रह करते हैं। तो इसमें से निकल के आएगा एक शब्द यथा और दूसरा शब्द आएगा संभव। संभव, यथा और संभव, ये दो शब्द निकल के आए हैं, जिसमें पूर्व शब्द जो है वह है यथा। और यथा एक अव्यय समास अव्यय शब्द है, एक उपसर्ग है। और जिस सामासिक पद में पहला पद उपसर्ग होता है वह होता है अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में एक दूसरे के वो लोग दोनों जो शब्द होते हैं वो विशेषण और विशेष्य का कार्य करते हैं। तो यथासंभव का जो सही समास होगा वह कौन सा होगा? अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। आप जा रहे हैं। क्या आप जा रहे हैं? क्या आप जा रहे हैं वाक्य में कौन सा निपात है? निपात की बात हो रही है। निपात किसे कहते हैं आप लोग जानते ही हैं। जब किसी वाक्य में किसी शब्द से किसी बात पे जोर दिया जाता है तो उसी शब्द को निपात बोला जाता है। इसमें क्या शब्द पे जोर दिया जा रहा है? क्या आप जा रहे हैं? क्या शब्द पे जोर दिया जा रहा है? क्या आप जा रहे हैं? तो यह एक निपात हो गया। और कौन सा निपात होगा? क्या एक प्रश्नवाचक शब्द है, अतः यह हो जाएगा प्रश्नबोधक निपात। कौन सा निपात? प्रश्नबोधक निपात। अवधारणा बोधक में जब वाक्य में कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या उसकी उपस्थिति पाई जाती है तो उसे बोलते हैं अवधारणा बोधक। और आदर बोधक उसको बोलते हैं जब हम किसी को सम्मान देते हैं। और तुलना बोधक उसको बोलते हैं जब हम दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है? क्या, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रश्न बोधक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीड़ा पाण कौन सा समास है? बीड़ा पाण एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है? बीड़ा पाण का मतलब होता है, बीड़ा एक वाद्य यंत्र है, उसको अपने हाथों में रखने वाली या रखने वाला। इसका एक विशेष अर्थ होता है। इसका विशेष अर्थ होता है सरस्वती जी के लिए, माँ सरस्वती के लिए। अतः बीड़ा पाण क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऐसे शब्द जो अपना विशेष अर्थ लेके आते हैं उसे बोलेंगे बहुब्रीहि समास। बीड़ा पाण भी अपना विशेष अर्थ लेके आई है, इसलिए इसे बोलेंगे बहुब्रीहि समास। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त, चलिए हम लोग इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। महर्ष का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से निकल के आएगा महाधन ऋषि। क्या निकल के आएगा? महाधन ऋषि। मेरा राइटिंग यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, तो महाधन ऋषि। दैत्यार्य में क्या हो जाएगा? दैत्य, दैत्य धन आर्य। इसका यह संधि विच्छेद हो गया। सूर्योदय का क्या हो जाएगा? सूर्य और उदय, उदय। देवेंद्र में क्या हो जाएगा? देव धन इंद्र।
तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ अ का मेल इस अ से हो रहा है जब समान स्वर आपस में मेल करके बड़े स्वर का निर्माण करते हैं तो उसी को बोलते हैं दीर्घ संधि। इसलिए हमारा ऑप्शन बी दैत्यार्य सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैत्यार्य। और महाधन ऋषि में यहाँ पर गुण संधि है। सूर्यधन उदय में यहाँ अ और ये उ मिल करके गुण संधि बना रहे हैं। देवेंद्र में यहाँ पर अ और ई मिलकर गुण संधि बना रहे हैं। केवल दैत्य धन अर्य में दैत्यार्य में दीर्घ संधि है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रत्येक समास है। प्रत्येक में पूछा जा रहा है कि कौन सा समास है। प्रत्येक में कौन सा समास है, तो इसका हम लोग समास विग्रह कर लेंगे तो इसमें से निकल के आएगा प्रति आएगा और एक आएगा। प्रति और एक। तो पहला पूर्व जो पद है वह है प्रति और उत्तर पद है एक। जब पूर्व पद उपसर्ग होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो प्रत्येक में पहला पद जो प्रति है यह उपसर्ग है, इसलिए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो सामासिक पद में जो समास विग्रह करने पे दो शब्द मिलते हैं वो दोनों एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, अगर ऐसा आएगा तो हम लोग बताएंगे द्वंद्व समास। द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, इस तरह से उसमें द्विगु समास में होते हैं। और कर्मधारय समास में क्या होता है? उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो प्रत्येक में कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि एक उपसर्ग लगा हुआ है। सामासिक विग्रह करके देख लेते हैं। प्रति और दिन, जिसका पूर्व पद होगा प्रति और उत्तर पद होगा दिन। यहाँ पर भी प्रति जो है एक उपसर्ग है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बाकी बहुब्रीहि समास होता है जो विशेष अर्थ लेके आए, द्वंद्व समास होता है जो विपरीत अर्थ लेके आए, और द्विगु समास होता है जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओह, यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओह, आ, ओ, आ, हे, अरे, ऐसे अगर शब्द आए तो वो शब्द जो होते हैं वह विस्मयवाचक शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? विस्मयवाचक शब्द होते हैं। ओह, यह पिट ही गया, तो इसमें ओह आया है, इसलिए हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक वाक्य। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। और विधिवाचक वाक्य नहीं होगा, क्योंकि विधिवाचक वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता है। संकेतवाचक वाक्य में संकेत दिया जाता है। जैसे यदि विशाल मेला देखने जाएगा तो मैं भी जाऊंगी या जाऊंगा। तो समझ रहे हैं ना, विशाल की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अगर वह गया तो मैं भी जाऊंगा, वो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो संकेतवाचक में संकेत दिया जाता है, विस्मयवाचक में ओह, आ, हे, अरे ये शब्द आते हैं, और विधिवाचक में किसी कार्य का होना पाया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में हम लोग देखते हैं कि पूर्व पद जो है वह पाप है और उत्तर पद पुण्य है। दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्विगु समास में तो संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद क्या होता है? आप बताइए। अव्यय होता है या
उपसर्ग होता है, तो यह तो उपसर्ग है नहीं, यह क्या है, विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखते हैं। तेंदुआ कौन सा शब्द है? ये भाषा की बात किया जा रहा है कि तेंदुआ किस भाषा का शब्द है। तो तेंदुआ देशज भाषा का शब्द है। देशज वे शब्द होते हैं जो देश में उत्पन्न हुए होते हैं। विदेशज वे होते हैं जो विदेश भाषाओं से हमारे भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी में आ गए हुए तत्सम होते हैं। तो तेंदुआ देशज भाषा का शब्द है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के हैं? पदबंध कितने प्रकार के हैं? तो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सब पदबंध के नाम हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इस तरह से 5 प्रकार के होते हैं पदबंध। आप लोग इसे नोट कर लेना, क्योंकि अभी तक मैं इसको नहीं पढ़ाया हूँ। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? एकत्र बिल्कुल शुद्ध है। नीरस ये भी शुद्ध है। मंत्रिमंडल यही गड़बड़ है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए मंत्रिमंडल। क्या होना चाहिए? मंत्रिमंडल। ये इसका शुद्ध रूप होगा। जो वहाँ पर बड़ी ई कर दिया है वहाँ पर छोटी ई होना चाहिए, तब जाके यह शुद्ध हो पाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी हमारी संस्कृत भाषा से आया है, इसलिए हो जाएगा तत्सम शब्द। कौन सा शब्द? तत्सम। अगला प्रश्न, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद का सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो इसमें जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा दया धन आनंद। दया धन आनंद, दया धन आनंद। तो इसमें से आ जो या दिख रहा है, यह तो यह एक व्यंजन है और आ एक स्वर लगा हुआ है। आ धन आ मिल करके बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। इसलिए दयानंद में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैं भी यह जानता हूँ। मैं भी यह जानता हूँ। इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? प्रश्न पूरा नहीं आया। कौन सा निपात है? इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? निपात की बात की जा रही है कि मैं भी यह जानता हूँ। इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? भी कौन सा निपात है? तो भी निपात जो होते हैं, निपात आप लोग समझ पा रहे हैं, जब किसी शब्द के द्वारा बात पे बल दिया जाता है तो उसे बोलते हैं निपात। जब किसी शब्द द्वारा अपनी बात पे बल प्रदान किया जाता है तो उसे बोलते हैं निपात। मैं भी यह जानता हूँ, इस भी के द्वारा यह बल दिया जा रहा है कि मैं इसे जानता ही हूँ। तो यह कौन सा निपात हो जाएगा? यह बलदायक निपात हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बलदायक निपात। निषेधात्मक निपात में किसी बात का विरोध किया जाता है। नकारात्मक निपात में किसी बात के लिए इनकार किया जाता है और स्वीकारात्मक निपात में किसी बात को स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ
न तो विरोध किया जा रहा है, न तो इनकार किया जा रहा है और न स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? बलदायक निपात। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग जानते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम आता है तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? भाववाचक संज्ञा में हमारी भावनाएं आती हैं, अवस्थाएं आती हैं और हमारे गुण आते हैं। तो ईमानदारी क्या है? एक प्रकार का गुण है। क्या है ईमानदारी? गुण है। तो यह क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि ईमानदारी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं, किसी स्थान का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गुण है, इसलिए हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 22। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? चलिए हम लोग संधि विच्छेद करके ही देख लेते हैं। इसका हो जाएगा महाधन इंद्र। महाधन इंद्र। महाधन इंद्र। और ये किस प्रकार की संधि है? यह गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाधन इंद्र। और यह कौन सी संधि है? यह है गुण संधि। महोधन इंद्र गलत है, महेधन इंद्र गलत है, सही है महाधन इंद्र। चलिए प्रश्न नंबर 23। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। अभी एक उदाहरण दिया था ऐसा ही, वही आ रहा है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? तो विस्मयबोधक में होता क्या है? आता है हे, अरे, ओह, आ, ये सब आएगा तो हो जाएगा विस्मयवाचक। आज्ञावाचक में किसी को आज्ञा दी जाती है कि जैसे अध्यापक ने विद्यार्थियों को बोला कि किताब खोल कर पढ़ो, जाओ मैदान में खेलो, ये आज्ञावाचक हो जाएगा। संकेतवाचक में इशारा दिया जाता है, संकेत दिया जाता है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, अगर आप चलेंगे तो ही मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। उसमें संकेत दिया जा रहा है कि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम चलो तो ही मैं चलूंगा। तो इस तरह से यह क्या हो गया? संकेतवाचक वाक्य हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? जब वर्ण आपस में समूह बनाते हैं तो उसे समूह शब्द नहीं कहते, वो शब्द बन ही नहीं सकता, वो मेल करेगा तो शब्द बनेगा। जब शब्द नहीं बना तो संयुक्त शब्द होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, उसे वर्णमाला कहेंगे, वर्णों की, अक्षरों की माला कहेंगे। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। चलिए हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, कोई विशेषण है। कोई, यह कोई शब्द है एक, कोई, ये कह रहा है विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक में हम लोगों को मात्रा का बोध होता है। मात्रा कहना भी गलत है, बल्कि ये कहा जाए कि नाप तौल की चीज़ों का बोध होता है। नाप तौल की चीज़ों का बोध होता है। तो कोई मात्रा तो है नहीं, कोई नाप तौल तो है नहीं, बल्कि जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो कोई एक सर्वनाम है, कोई शब्द क्या है? एक सर्वनाम है, वह विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। बाकी गुणवाचक विशेषण तो आप लोग जान रहे हैं, इसमें किसी के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, स्वाद, गंध की जानकारी मिलती है। और ऐसे सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करते हैं उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो कोई एक सर्वनाम है और वो विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे,
वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, व्याकरण की और जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक, एक नए मटेरियल के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।